हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6, जो है लैंडफॉर्म्स ऑफ ग्लेशिएशन। ठीक है, यानी कि नाम से ही आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है कि ग्लेशिएशन मतलब ग्लेशियर से रिलेटेड है, यानी कि आइस फॉर्म्स रिलेटेड टू आइस। ठीक है, लैंडफॉर्म्स रिलेटेड टू आइस की हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में यानी कि जब तक चैप्टर 5 की हम लोग बात कर रहे थे, वहां पर हम लोगों ने रनिंग वाटर से संबंधित जो लैंडफॉर्म्स बने हैं, रिवर से संबंधित, उसकी बात करी। आज से हम लोग ग्लेशियर्स के लैंडफॉर्म जो है उससे रिलेटेड बातें को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर थोड़ा सा मैं कहूंगा लंबा तो ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फिगर्स वगैरह आप लोगों को ज्यादा दिखाने की जरूरत है, तो इसलिए थोड़ा सा हल्के हल्के हम लोग चलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 पार्ट में इस चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो टाइमिंग वगैरह का तो आई थिंक अब आप लोगों के पास इशू नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर्स आप लोगों को रोज मिल रहे हैं, हफ्ते में 6 दिन, और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 12 चैप्टर की जो ये बुक है, जो पहला पार्ट इसका 12 चैप्टर्स का है, उसमें से हम लोग 50% के आसपास आ चुके हैं। और इस हफ्ते आप कह सकते हैं कि 50% के आसपास ऑलमोस्ट ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, और बाकी बचे जो 6 चैप्टर है वो भी हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मोस्ट प्रोबेबली 15 सितंबर तक ये बुक पूरी की पूरी जो हमारी है, यानी कि पार्ट 1 वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट 1 मंथ या 45 डेज में ये पूरी की पूरी बुक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अक्टूबर 15 या अक्टूबर एंड तक हमारा टारगेट है कि इस बुक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो भी सभी लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उन लोगों को भी कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो वो लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी वीडियो पोस्ट होता है उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, यहां पर फिर से आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने थोड़ा सा अलग से आप लोगों के लिए फिगर वगैरह अटैच की है। जो टेक्स्ट है वो बुक का ही रहेगा, लेकिन साथ में थोड़ा सा इमेजेस वगैरह है, सो दैट की चीजें जो है वो देख के ज्यादा अच्छे से इमेज की हेल्प से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे इसको। यहां से क्या लिखा हुआ है, द आइस एज एंड द टाइप्स ऑफ आइस मासेस। ठीक है, सबसे पहले बात की जा रही है प्लिस्टोसीन पीरियड की। प्लिस्टोसीन पीरियड यानी कि जो आइस एज अबाउट 30,000 ईयर्स अगो क्या होता था, ग्रेट कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स कवर्ड मच ऑफ द टेम्परेट लेटीट्यूड्स। ठीक है, टेम्परेट लेटीट्यूड्स आप लोगों को यहां पर नीचे दिख रहा है, ये देख सकते हैं कि जो टेम्परेट लेटीट्यूड का रीजन है, यहां पर सभी जगह क्या दिख रहा है आपको, आइस मास। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये जो यहां पर भी ये जो शेडेड पोर्शन है वो वाला। ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड that more than 12 million square miles of the northern hemisphere were buried by ice, half of which is in North America and the rest is in Europe, Greenland and the high mountains of Eurasia. ठीक है, यही चीज यहां पर आपको फिगर में साफ साफ दिख रही है। The warmer climate that followed caused the ice sheets to retreat. ठीक है, अब जब टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि आइस एज के बाद जब हम आगे बढ़े तो टेम्परेचर बढ़ा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, जब गर्मी आई, मतलब वार्मर क्लाइमेट हुआ, तो उससे क्या है कि आइस शीट्स जो है वो रिट्रीट होने शुरू हो गए। रिट्रीट मतलब वो जहां पर आप कह सकते हैं जमे हुए थे, वो एक तरीके से मूव करने शुरू हो गए। ठीक है, और आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 मेजर आइस कैप्स जो है, जो स्टिल प्रेजेंट है। एक है ग्रीनलैंड में, यानी कि जो हमारा आर्कटिक का पोर्शन है ऊपर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दूसरा है सदर्न हेमिस्फीयर में, दैट इज एंटार्क्टिका। द फॉर्मर कवर्स एन एरिया ऑफ 7,20,000 स्क्वायर माइल्स while the later is more than 5 million square miles, यानी कि 50 लाख। ठीक है, 50 लाख स्क्वायर माइल से बड़ा है। दे आर मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट शीट्स ऑफ आइस हार्डन्ड एंड क्रिस्टलाइज्ड टू अ डेप्थ ऑफ ओवर अ माइल, यानी कि ये काफी ज्यादा हार्ड है इनकी जो आइस वगैरह है। ठीक है, और डेप्थ यानी कि जो गहराई है वो 1 मील से भी ज्यादा है। इन मैरीबर्ड लैंड इन एंटार्क्टिका द आइस कैप वॉज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी मोर देन 14,000 फीट थिक। ठीक है, अंडर सच अ कोलोसल वेट द लैंड सिंक्स ग्रेजुअली। अब इतना ज्यादा अगर लैंड के ऊपर आइस का मास होगा तो उसके ऊपर प्रेशर तो पड़ेगा, और धीमे धीमे क्या है कि लैंड जो है वो सिंक करेगी। ठीक है, यहां पर ऊपर जो आपको फिगर दिख रही है, ये मैंने आपको पूरी की पूरी जो आइस शीट होती है इसकी एक फिगर दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, ये फिगर एंटार्क्टिका के ही रीजन की है। ठीक है, ये आप यहां पर से देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। यहां पर आप ये समझ गए कि जो मैंने आपको पूरा का पूरा रीजन भी समझाया कि जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट है, पूरा का मतलब जो नॉर्दर्न पार्ट है, उसमें पूरा का पूरा जो टेम्परेट लेटीट्यूड है, वहां पर इस तरीके से ग्लेशिएशन पहले से था, यानी कि पूरा का पूरा जो है वो आइस शीट्स बनी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रॉम द सेंट्रल डोम ऑफ द आइस कैप द आइस क्रीप्स आउट इन ऑल डायरेक्शंस टू एस्केप एज ग्लेशियर्स।
ठीक है। अब ग्लेशियर्स बेसिकली क्या है कि इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने आपको ग्लेशियर दिखाने की कोशिश की है, काफी बड़े ये होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है कि जो आइस कैप है, पूरी की पूरी जो आइस कैप है या जो आइस शीट है, वहां से आइस जो है वो क्रीप करती है, क्रीप आउट मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रेंग रही है बाहर की तरफ को, बहुत ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर रही है, डिपेंडिंग अपॉन दी मैनी अदर फैक्टर्स की स्लोप वगैरह पर डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी होगी, लेकिन वो हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ को मूव करती है एज ग्लेशियर्स आप समझ सकते हैं कि कंपेयर्ड टू योर साइज ऑफ द आइस शीट और द आइस कैप थोड़ा सा छोटे होते हैं, ठीक है। मतलब अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़े हैं, पर कंपेयर्ड टू जैसे हमने ऊपर देखा कि आइस कैप कितना है, 7,20,000 स्क्वायर माइल्स का है, या फिर हमने बात करी 5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का है, तो उतना बड़ा नहीं है, उससे थोड़ा छोटा होगा, लेकिन कंपेरेटिवली अगर हम वैसे देखें इंडिविजुअल तौर पर तो ये भी बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। दे आर जस्ट द पीसेज ऑफ आइस, ठीक। द पीक्स ऑफ द लॉफ्टियर माउंटेन्स प्रोजेक्ट अबव द सर्फेस एज ननाटक्स, ठीक है, इसको बोला जाता है ननाटक्स, ठीक। यहां पर क्या लिखा गया कि जो लॉफ्टियर माउंटेन्स है, इनके जो पीक्स हैं वो सरफेस से ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए नीचे मैंने आपको फिगर में दिखाया है, यहां पर आपको पूरी की पूरी आइस दिख रही है, और यहां पर ये जो लॉफ्टियर माउंटेन है ये इससे बाहर निकला हुआ है सरफेस से, तो दिस इज योर ननाटक, ठीक है, इसको बोला जाता है ननाटक, ओके। नेक्स्ट क्या दिया गया इसमें, देखिए, व्हेन द आइस शीट्स reach right down to the sea, they often extend outwards into the polar waters and float as ice shelves, ठीक है। यहां पर आपको नीचे मैंने दिखाया गया है, ये थोड़ा सा वाटर है और इस वाटर के ऊपर इस तरीके से जो ये फ्लो कर रहा है, दिस इज योर आइस शेल्फ, ठीक है, ये आइस शेल्फ है। दे टर्मिनेट इन प्रेसिपिटस क्लिफ्स, प्रेसिपिटस क्लिफ्स का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्लोपी, यानी कि जिनका जो ग्रेडियंट है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, स्टीप क्लिप्स आप कह सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टीप आपको ये क्लिप्स जो दिख रही है, चट्टाने, इस तरीके से इनका जो स्लोप है वो काफी ज्यादा है, तो दे आर योर आइस शेल्फ्स, ठीक है। और इसके बाद जब ये इंडिविजुअल ब्लॉक्स में यानी कि और छोटे ब्लॉक्स में टूट जाते हैं तो इनको बोला जाता है आइसबर्ग्स, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं एक आइसबर्ग आपको दिखाया मैंने अलग से, ये पूरा का पूरा क्या है, एक आइसबर्ग है, ठीक है। जब ये इंडिविजुअल ब्लॉक में इस तरीके से टूटता है तो इट बिकम एन आइसबर्ग। While afloat in the sea, icebergs assume a tabular or irregular shape and only 1/9 of the mass is visible above the surface. यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही ये दिख रहा है, ठीक है। इरेगुलर शेप का भी हो सकता है या फिर टेबुलर फॉर्म का भी हो सकता है, मतलब ऊपर के एरिया में फ्लैट टाइप, लेकिन इसका काफी कम एरिया जो है वो आपको ऊपर दिख रहा है। आप इसका नीचे देख सकते हैं, ये सारा का सारा एरिया इसका नीचे है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1/9 जो है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1/9, ठीक है, यानी कि 1/9 यहां है तो 8/9 आपका यहां पर होगा, ठीक है। 8/9 आपको नीचे होगा पानी के और 1/9 जो है वो ऊपर है, यानी कि आप कह सकते हैं सिर्फ 11%, 11.11% आपको ऊपर दिख रहा है और बाकी जो भी है सारा का सारा वो नीचे होगा, ठीक है। दे डिमिनिश इन साइज व्हेन अप्रोचिंग वार्मर वाटर्स एंड इवेंचुअली मेल्टेड। सही बात है कि यहां पर देखिए चारों तरफ पानी है, अब ये पानी अगर वार्म होगा तो धीमे धीमे ये पिघलेगा और पिघलने के साथ ही इसी में चला जाएगा, ठीक है, इसी में ये मेल्ट कर जाएगा। और इसके अंदर जो रॉक डेब्रिस होगी, क्योंकि अब ये जो आइसबर्ग है ये कैसे बना है, हमें पता है कि आइसबर्ग जो है ऊपर बना है, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर कोई आइसबर्ग बना हुआ है ऊपर, ठीक है, ग्लेशियर जो है वो ग्लेशियर के फॉर्म में नीचे आया होगा। अब इसने अगर यहां का कोई पार्ट ले रखा है, ठीक है, यहां पर मैं आपको इसको ऐसे दिखाता हूं, अगर इसने कोई ये वाला पार्ट लिया हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि रॉक वगैरह भी थोड़ा सा जमे हुए होंगे, रॉक डेब्रिस। अब रॉक डेब्रिस यहां तक तो आ रहे हैं, ठीक है, वो यहां पर जब ऊपर है तो आ रहे हैं, इसके बाद आइस शेल्फ पे भी वो इसके अंदर हो सकते हैं, इसके बाद जब वो यहां पर आए हैं तो यहां भी अंदर हो सकते हैं, लेकिन जब अब ये पूरा का पूरा पिघलेगा, जब ये पूरा का पूरा मेल्ट कर जाएगा तो इसके अंदर की जो रॉक डेब्रिस है वो क्या होगी, वो भी बाहर निकलेगी और वो बाहर निकल के कहां चली जाएगी, सी बेड में, यानी कि समुद्र के तल में वो बैठ जाएगी, ठीक है। इस बात को आप समझ गए इस लाइन को, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। बहुत सिंपल ये चैप्टर है, मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा कि थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह आप लोगों को लग सकती है, डिफिकल्ट है, पर वैसे काफी आसान है, ठीक है। और एक बार जो हमारा लैंडफॉर्म्स वाला जो जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, आप एक बार उसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। या मैंने ये बात पहले भी कही है कि लैंडफॉर्म्स के जितने भी चैप्टर है, यहां पर ये सारे अलग अलग चैप्टर है, लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th में ये सिर्फ एक ही चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 7। उस चैप्टर को अगर एक बार आप पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, हमारे कोर्सेज के थ्रू ही हमने वहां पर हर तरीके के जो भी लैंडफॉर्म्स है वहां पर भी हमने उस चैप्टर को काफी मल्टीपल पार्ट्स में लेके बनाया है, तो वहां पर अगर आप एक बार उन चीजों को देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी चीजों को लेकर, ठीक है, थोड़ा सा बेस आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। हालांकि फिगर वगैरह मैंने यहां पर भी सारी इंक्लूड की हुई है,
लेकिन फिर भी आप एक बार थोड़ा सा वहां पर पढ़ेंगे तो आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका, ग्लेशिएशन इज स्टिल एविडेंट ऑन द हाईलैंड्स ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाईलैंड्स मतलब जो ऊपर का एरिया है, हाई एल्टीट्यूड रीजन जो है वहां पर। ठीक है, ये हाईलैंड्स का मतलब आपका हो गया हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब आई थिंक आप लोगों को पता है, ठीक है ना। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ज्यादा ऊंचाई पे, यानी कि हाइट पे। ठीक, विच लाई अबव द स्नो लाइन। अब एक टर्म और आ रहा है, दैट इज नोन एज स्नो लाइन। स्नो लाइन का मतलब होता है इतनी हाइट या फिर वो हाइट जिसके ऊपर हमेशा बर्फ रहती है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पहाड़ है, जैसे अगर मैं ऐसे करके मान लीजिए कोई पहाड़ बना रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग ऐसी है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। मान लीजिए इस पहाड़ी में क्या है कि यहां से ऊपर का जो एरिया है, ठीक है, इसको सब ब्लू कलर से दिखा लेते हैं कि ये वाले रीजन में जो है हमेशा मान लीजिए इस तरीके से बर्फ जमी रहती है। ठीक है, इसके नीचे बर्फ नहीं है, इसके ऊपर बर्फ है हमेशा। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला अगर आप एक इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे तो ये वाली जो लाइन कहलाएगी, दिस विल बी कॉल्ड एज एन स्नो लाइन। यानी कि इस लाइन से ऊपर, यानी कि इस हाइट से ऊपर क्या है, हमेशा बर्फ रहती है, तो दिस लाइन कैन बी कॉल्ड एज स्नो लाइन। ठीक है, आई होप कंसेप्ट आप समझ गए क्या है कि वो लाइन जिसके ऊपर हमेशा बर्फ रहती है थ्रू आउट द ईयर, दैट इज नोन एज स्नो लाइन। ठीक, अब ये स्नो लाइन जो है ये डिपेंड करती है, इट वेरीज फ्रॉम सी लेवल इन दी पोलर रीजन्स। अब देखिए पोलर रीजन्स में तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा ठंड रहती है, वहां पर काफी ज्यादा बर्फ रहती है, तो वहां पर ये सी लाइन जो है वो समुद्र लेवल तक ही है। ठीक, और अगर हम बात करेंगे एल्प्स एंड इन दी इक्वेटर पे अगर हम बात करें माउंट किलिमंजारो में, तो इसकी हाइट जो है वो चेंज करती है, यानी कि एल्प्स में 9000 फीट के आसपास है, और इक्वेटर पे यानी कि माउंट किलिमंजारो हमने अपनी बात करी है पहले भी, वोल्केनो के चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर भी हमने बात की है। माउंट किलिमंजारो इज इन तंजानिया। ठीक है, तंजानिया कंट्री इन अफ्रीका। तो वहां पर जो स्नो लाइन है वो कितने हाइट पर है, 17000 फीट पे है। ठीक, इसके बाद जो परमानेंट स्नोफील्ड्स आर सस्टेन्ड बाय हैवी विंटर स्नोफॉल एंड इनइफेक्टिव समर मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन। ठीक है, अब इस रीजन में जो मैंने आपको बताया कि ऊपर के रीजन में हमेशा थ्रू आउट द ईयर बर्फ रहती है, यानी कि साल भर। अब यहां पर साल भर बर्फ क्यों रह रही है, इसलिए रह रही है क्योंकि यहां पर विंटर में यानी कि सर्दियों के दिनों में काफी ज्यादा हैवी स्नोफॉल होता है। ठीक, और दूसरी बात यह है कि यहां पर मेल्टिंग, समर के दौरान जो मेल्टिंग वगैरह है और इवेपोरेशन है जो है वो नहीं होता, वो इनइफेक्टिव है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जितना ज्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्नो और जितना ज्यादा हमारा उसका बदले में जो मेल्टिंग हो रही है या इवेपोरेशन हो रहा है वो काफी कम है, और जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑलमोस्ट हमेशा क्या रहते हैं, परमानेंट स्नोफील्ड्स है ये। तो वेयर द स्लोप्स आर जेंटल एंड द हॉलोज आर शेल्टर्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्ट सनलाइट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, एनी स्नो दैट फॉल्स इज रैपिडली एक्यूमुलेटेड। ठीक है, अब देखिए स्लोप जेंटल होने का क्यों लिखा गया है। अगर स्लोप आपका स्टीप होगा, स्लोप अगर स्टीप होगा तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए बर्फ गिरी और बर्फ अगर मान लीजिए पिघलती नहीं भी है तो वो स्लोप के जरिए बह जाएगी, मतलब स्लोप के जरिए वो मूव कर सकती है अगर स्लोप ज्यादा स्टीप होगा तो। अब स्लोप अगर जेंटल है और साथ के साथ कोई ऐसे रीजन है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं पड़ रही है और स्ट्रॉन्ग विंड्स भी नहीं है, शेल्टर्ड फ्रॉम का मतलब है कि यहां पर डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं है और स्ट्रॉन्ग विंड्स भी नहीं है और स्लोप भी जेंटल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्रेविटी से भी मूवमेंट नहीं हो रहा है और ये बर्फ वगैरह जो है वो पिघल भी नहीं रही है। तो इससे क्या होगा कि स्नो जो गिरेगी वो रैपिडली एक्यूमुलेट हो जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगी, वहीं पर इकट्ठा हो जाएगी, वो जम जाएगी। ठीक, एंड पार्ट ऑफ द सरफेस स्नो मे मेल्ट ड्यूरिंग द डे। हो सकता है कि सरफेस की कुछ स्नो जो है वो दिन के टाइम पर जब थोड़ा बहुत धूप पड़े तो वहां पर वो पिघल सकती है, क्योंकि धूप अगर डायरेक्टली नहीं भी पड़ रही है, अगर सनलाइट का टाइम है मतलब दिन का टाइम है तो थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं भी पड़ रही है तो। ठीक है, लेकिन रात में क्या होगा कि फिर से वहां पर बर्फ पड़ती है और रात में ये फिर से जो बर्फ है वो और ज्यादा जम जाएगी। ठीक है, रिफ्यूज हो जाएगी। ठीक, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड until it forms a hard granular substance known as neve in French और फर्न इन जर्मन। तो ये चीजें जो है वो चलती रहती है। ठीक है, और जब तक ये हार्ड ग्रेन्युलर सब्सटेंस ना बन जाए तब तक ये प्रोसेस जो है रिपीटेड होती रहती है, यानी कि दिन में थोड़ा सा पिघल रही है, शाम को फिर ज्यादा बर्फ पड़ रही है, फिर जम जा रही है। ठीक है, देन ओइंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेज द नेव ऑफ द अपलैंड स्नोफील्ड इज ड्रॉन टुवर्ड्स द वैली बिलो। अब बात वही है कि यहां पर लिखा गया है कि स्लोप अगर जेंटल है, अब थोड़ा बहुत भी अगर स्लोप है तो ग्रेविटी का फोर्स थोड़ा बहुत तो काम करेगा। ठीक, और थोड़ा बहुत अगर ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है तो ये जो भी हमारा इस तरीके का जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो हार्ड ग्रेन्युलर सब्सटेंस बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ नेव या फिर इन द फॉर्म ऑफ फर्न, ये थोड़ा सा मूव करेगा। ठीक है, इट विल मूव टुवर्ड्स द वैली बिलो, यानी कि नीचे की तरफ जो थोड़ा सा घाटी होगी वहां ये मूव करेगा। ठीक है,
एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फ्लो ऑफ द ग्लेशियर। ग्लेशियर को बोला जाता है रिवर ऑफ आइस। ये वहीं से क्या हो रहा है कि अब धीमे धीमे आप समझ सकते हैं कि इसका जो फ्लो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इट नॉर्मली एज्यूम्स द टंग शेप। टंग शेप मतलब जीभ का जो शेप होता है उसकी तरीके का, ब्रॉडेस्ट एट द सोर्स बट बिकमिंग नैरोअर डाउनहिल, ठीक है। यहां पर भी आप इसको एक तरीके से देख सकते हैं, थोड़ा सा ये आपको जीभ का शेप यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं कि ऊपर के रीजन में जहां पर ये सोर्स है, यानी कि जहां से ये निकल रहा है वहां पर ये थोड़ा सा चौड़ा होगा, ठीक है। यहां पर इसकी चौड़ाई जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगी, और नीचे जब ये पहुंचेगा तो इसकी चौड़ाई जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, ठीक। दो द ग्लेशियर इज नॉट अ लिक्विड, अंडर द कंटिन्यूअल प्रेशर फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड स्नो अबव इट मूव्स, ठीक है। हालांकि ये जो ग्लेशियर है ये समझना आपको ये है कि ये मूव कर रहा है, लेकिन ये लिक्विड नहीं है, ये पूरा का पूरा सॉलिड है अभी भी, ठीक है। क्योंकि अगर वो लिक्विड हो गया तो फिर तो वो पानी बन जाएगा, है ना। लेकिन ये पानी नहीं है। ग्लेशियर तभी तक वो कहलाएगा जब तक वो बर्फ है, पूरा सॉलिड बर्फ है, ठीक है। और सॉलिड बर्फ है, लेकिन उसके ऊपर क्या है कि और ज्यादा स्नो पड़ेगी उसके ऊपर के रीजन में जहां पर सोर्स है, तो वहां से इसको जैसे जैसे थोड़ा सा प्रेशर मिलेगा, उस प्रेशर की वजह से, और साथ ही थोड़ा सा ग्रेविटी फोर्स भी काम कर रहा है, तो उन दोनों की वजह से ये थोड़ा सा क्या करेगा, नीचे को मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। अब रेट ऑफ मूवमेंट जो है दैट इज ग्रेटेस्ट एट द मिडिल वेयर देयर इज लिटिल ऑब्स्ट्रक्शन। मिडिल का मतलब आप इसको समझिएगा, ये मिडिल वर्ड जो है बड़ा, मतलब मैं कहूंगा बढ़िया वर्ड यहां पर लिखा गया है। ये मिडिल वर्टिकल भी मिडिल है, और ये आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल का भी मिडिल है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, ये आपको ग्लेशियर यहां पर दिख रहा है, अगर आप ये वाला पोर्शन मान के चले, ठीक है, ये यहां से साइड से भी दूर है, और अगर आप इसको बात करें डेप्थ के अकॉर्डिंग तो ये डेप्थ में भी बीच में होगा, यानी कि ये नीचे नहीं होगा, क्योंकि नीचे अगर होगा तो जो वैली का बेड है वहां पर टकराएगा, वहां पर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन जरूर होगा, ठीक है। और अगर ये इधर साइड में टकराएगा तो यहां पर भी फ्रिक्शन होगा, तो मूवमेंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा मिडिल में, और ये मिडिल को आप ध्यान रखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल का भी मिडिल है और ये वर्टिकल का भी मिडिल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक। अब यहां पर मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं कि अगर आप इसको पढ़ेंगे, मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे पूरे के पूरे लेक्चर को, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अदरवाइज अगर इसको कोई ऐसे देखेगा तो उसके समझ में ये नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा का पूरा वीडियो आराम से देखें, चीजों को एक एक करके समझें, ठीक है। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी हम लोग इसीलिए नहीं करते। आप लोगों ने इंटरनेट पे देखा होगा कि एक चैप्टर जीसी लॉन्ग तो बहुत लोगों ने कवर करी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जीसी लॉन्ग पहली बार पढ़ा रहा हूं या मैं सबसे अच्छे से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक वर्ड जो दिया गया है उसका मतलब समझ में आना चाहिए। जीसी लॉन्ग बहुत लोगों ने पढ़ाई और आप लोगों ने देखा होगा कि एक चैप्टर को लोगों ने एक एक घंटे में कवर कर दिया है, ठीक। लेकिन हम लोग जो है एक चैप्टर को मिनिमम 1.5 घंटे 2 घंटे लेके चलते हैं, वो भी आराम से 1.5 घंटे। अगर आधे घंटे के वीडियोस हमारे 3 या 4 पार्ट में हम लोग लेके चलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी कंसेप्ट, या डिपेंडिंग अपॉन दी आप कह सकते हैं कि डेप्थ ऑफ दी कंसेप्ट, कि कितना बड़ा कंसेप्ट है, कितना ज्यादा उसमें समझाने की जरूरत है, वो हम यहां पर पूरा आप लोगों को समझा के चलते हैं, ठीक है। तो एक एक वर्ड को समझाना हमारा मकसद है, अदरवाइज बुक से पढ़ाने का फिर कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज हम इस चैप्टर के कुछ नोट्स टाइप बना लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बुक का सोर्स कवर कर रहे हैं तो आपको एक एक वर्ड जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप, ये मिडिल का वर्ड मैंने आपको समझा दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का ये मिडिल है। दी साइड्स एंड दी बॉटम आर हेल्ड बैक बाय फ्रिक्शन। देखिए अब जो मैंने बात कही वो यहां पर प्रूफ हो जाती है कि इसने खुद ब खुद लिखा हुआ है कि जो साइड है और जो बॉटम है वो दोनों की दोनों क्या है, वहां पर फ्रिक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि साइड का जो मतलब हो गया दैट इज योर अबाउट दी हॉरिजॉन्टल मिडिल की जो मैं बात कर रहा था, और वर्टिकल का मतलब हो गया ये जो बॉटम वाली बात की गई है दैट इज अबाउट दी वर्टिकल मिडिल जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि नीचे जहां पर होगा वहां पर वो बेड में टकराएगा, वैली के बेड में, और साइड में जो है वो इस तरीके से साइड में टकराएगा, ठीक है। वहां पर फ्रिक्शन होगा विद द वैली साइड स्पर्स एंड द वैली फ्लोर, ठीक। इफ अ रो ऑफ स्टेक्स इज प्लांटेड अक्रॉस द ग्लेशियर इन अ स्ट्रेट लाइन, they will eventually take a curved shape down the valley showing that the glacier moves fast at the center than at the sides। अब यहां पर क्या लिखा गया है कि अगर मान लीजिए इस तरीके से ये मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सेंटर का पोर्शन है वो सबसे आगे है, और जो बाकी और पोर्शन है वो थोड़ा सा क्या है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं पहले चारों के चारों पॉइंट दिखाए गए हैं, ये स्ट्रेट है, ठीक। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आगे हो गया, और यहां पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट काफी ज्यादा इससे कंपैरिजन में आगे हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर का पोर्शन है वो तेजी से मूव कर रहा है। ये बात यहां पर प्रूफ हो रही है बड़े अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन द एल्प्स द एवरेज रेट ऑफ फ्लो इज अबाउट 3 फीट अ डे। ग्रीनलैंड में जो है ये और भी ज्यादा हो सकता है, अबाउट 50 फीट तक। लेकिन अंटार्कटिका में जहां पर बहुत ही कम हीट है आइस को मेल्ट करने के लिए, ग्लेशियर जो है वो सिर्फ एक दिन में कुछ इंचेस ही मूव करता है, ठीक है। तो यहां से आप एक बात और भी समझ गए कि ग्लेशियर्स का जो मूवमेंट है वो बराबर नहीं है।
ठीक है, अलग अलग जगह पर जो ग्लेशियर्स हैं उनका मूवमेंट बराबर नहीं है, एंड इट डिपेंड्स कि कहां पर कितनी ज्यादा हीट वगैरह है, कहां पर कितनी ज्यादा उसको पिघलने के लिए गर्मी मिल रही है, उसके हिसाब से वो मूवमेंट करेगा। ठीक है, द एलिस्ट ग्लेशियर इन द बेर्नीज ओवरलैंड ऑफ स्विट्जरलैंड इज 10 miles लॉन्ग, अफोर्डिंग सम स्पेक्टेकुलर साइट्स टू एल्पाइन टूरिस्ट। ठीक है, यानी कि इस तरीके के टूरिस्ट प्लेस ये एक अच्छा है जहां पर एक 10 मील लंबा ग्लेशियर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये देखने में मतलब छोटा लग सकता है या आपको लग सकता है कि ये एक पीस ऑफ आइस है, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़े होते हैं, 10 मील लॉन्ग। ठीक है, दो इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन यूरोप, इट इज शॉर्ट कंपेयर टू दोज ऑफ अलास्का एंड द हिमालयाज विच मेजर मोर देन 5 times दैट लेंथ। देखिए 10 मील को भी बताया जा रहा है कि छोटा है, और हिमालयाज और अलास्का के रीजन में जो है वो इससे 5 गुनी लेंथ के ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ग्लेशियर मूव करना तो शुरू किया है, अब माउंटेन रेंज के फुट पे आ जाएंगे, यानी कि उसकी तलहटी पे आ जाएंगे। सेवरल ग्लेशियर्स मे कन्वर्ज टू फॉर्म एन एक्सटेंसिव आइस मास कॉल्ड अ पीडमॉन्ट ग्लेशियर। ठीक, यहां पर एक पीडमॉन्ट ग्लेशियर बनेगा। एग्जांपल के तौर पर आपको दिया गया है, दैट इज योर मलास्पिना ग्लेशियर ऑफ अलास्का विच इज 65 मील्स लॉन्ग एंड 25 miles वाइड, कवरिंग एन एरिया ऑफ मोर देन 1600 स्क्वायर माइल्स। ठीक है, यही चीज जो बताई जा रही है वो मैंने आपको साफ साफ यहां पर दिखाई है कि एक ग्लेशियर जो है वो यहां से मूव कर रहा है, दूसरा ग्लेशियर यहां से मूव कर रहा है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक ग्लेशियर यहां पर बन जाएगा, एंड दिस इज योर पीडमॉन्ट ग्लेशियर। ठीक है, और जो आप लोगों की बुक में एग्जांपल दिया गया है दैट इज अबाउट द मेलास्पिना ग्लेशियर, ये वही है। ठीक है, दिस इज योर मेलास्पिना ग्लेशियर ओनली। ठीक है, यानी कि एक तरीके से क्या है, दिस इज अ पीडमॉन्ट ग्लेशियर। ठीक, दिस इज अ पीडमॉन्ट ग्लेशियर। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, एक ग्लेशियर यहां से आ रहा है, दूसरा ग्लेशियर यहां से आ रहा है, ये आपस में मिल जाएंगे यहां पर, तो बन जाएगा एक बड़ा सा इस तरीके का जो लार्ज ग्लेशियर है वो, दैट इज नोन एज योर पीडमॉन्ट ग्लेशियर। ठीक है, तो इस तरीके के जो कंबाइंड ग्लेशियर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलते, ये रेयर ही रहते हैं, एंड इन मोस्ट कॉन्टिनेंट्स ओनली वैली और अल्पाइन ग्लेशियर्स आर सीन। ठीक है, वैली ग्लेशियर्स का मतलब क्या है, जो वैली में मूव कर रहे हैं, दे आर योर वैली ग्लेशियर्स। यानी कि आप कह सकते हैं अगर यहां पर ये मूव कर रहा है सिंगल ग्लेशियर तो दैट इज योर वैली ग्लेशियर, और एल्पाइन ग्लेशियर्स का मतलब है जो ऊपर के रीजन में, जैसे मान लीजिए यहां पर से अगर कोई ग्लेशियर है तो दैट विल बी योर एल्पाइन ग्लेशियर। ठीक है, इस रीजन में अगर है तो दिस इज योर एल्पाइन ग्लेशियर, और अगर ये थोड़ा सा नीचे यहां के रीजन में मूव करेगा तो दैट विल बिकम अ वैली ग्लेशियर। ठीक, और जब ये पूरा का पूरा इधर आके मिल जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो दैट इट बिकम्स अ पीडमॉन्ट ग्लेशियर। बहुत सिंपल है। ठीक, इससे सिंपल मैं कह रहा हूं कि आप लोग ज्योग्राफी पढ़ नहीं सकते, इससे ज्यादा सिंपल तरीके से आप चीजों को समझ नहीं सकते। ठीक, तो मेरा यही प्रयास है कि अगर आप लोग एक बार ये कोर्सेज देख लें, एक बार इन कोर्सेज को आप पढ़ लें, तो उसके बाद फिर आपको कोई और मल्टीपल सोर्सेज से कंसेप्ट सीखने की या कंसेप्ट को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी आप लोगों ने अगर कवर कर ली है, मेरी आप इस बात को लेकर गारंटी मानिएगा, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटीज कवर कर ली हैं, आप लोगों ने अगर जीसी लियोंग की बुक कवर कर ली है पूरी अच्छे से, कवर करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ना, ठीक है, कवर करने का मतलब ये है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, उस तरीके से अगर आप ये समझ जाते हैं तो इसके बाद आप मेरी गारंटी मान के चलिए कि आप अगर मान लीजिए कोई फिजिकल ज्योग्राफी आप लोगों की पढ़ते हैं, आप किसी भी बुक से पढ़ते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं, चाहे वो माजिद हुसैन से आप पढ़ लें, चाहे आप सविंदर सिंह से पढ़ लें, आप कहीं से भी पढ़ लें, आपको काफी सारे जो कंसेप्ट्स हैं, मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 80 to 90% कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब क्लियर पहले से ही है, आपको वो बुक समझ में आ जाएगी। अदरवाइज अगर आप सविंदर सिंह की जो बुक है फिजिकल ज्योग्राफी, अगर आप उसको पहले उठा के पढ़ना शुरू करें विदाउट गोइंग थ्रू दी एनसीईआरटीज, विदाउट गोइंग थ्रू दिस जीसी लियोंग बुक, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सिर्फ वो बुक 20% भी मुश्किल से समझ में आएगी। क्योंकि कंसेप्ट ऐसे हैं कि वहां पर उन बुक्स में क्या है ना कि आपको डिटेल में चीजें नहीं समझाई जाएंगी। जीसी लियोंग भी अपने आप में एक काफी टफ बुक मानी जाती है, क्योंकि इसमें भी कंसेप्ट्स आप देख रहे हैं, जब तक आपको कोई समझाएगा नहीं यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है ना, तो इस कोर्स का यही फायदा है जो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है आप लोगों के लिए, कि एक ऐसा कोर्स आप लोगों को दे दिया जाए ताकि आप लोग ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली जो आजकल की डेट में एक ट्रेंड चल रहा है, या जो नया मैं कहूंगा कि परंपरा चालू की गई है आत्मनिर्भर बनने वाली, तो हम आपको आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि आप थोड़ा सा इस चीज को कर लीजिए। ठीक है, हमारे 1-2 कोर्सेज आप लोग देख लीजिए, इनसे पढ़ लीजिए, उसके बाद आप फिर चाहे जो भी करना है खुद कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हालांकि उसके बाद भी हम लोग आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है अगर आपको कहीं पर भी कोई तकलीफ होती है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप आत्मनिर्भर जरूर इन कोर्सेज के बाद बन सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझिए, कोर्स की महत्व को समझिए। आई होप कि आप लोग, वैसे काफी सारे जो लोग हैं उन्होंने समझा है चीजों को, लेकिन मैं औरों से भी कहूंगा कि जो लोग अभी तक थोड़ा सा सीरियस नहीं है, चीजों को लेकर सिंसियर नहीं है, तो प्लीज थोड़ा सा हो जाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग लैंडफॉर्म्स ऑफ हाईलैंड ग्लेशिएशन। हाईलैंड मतलब जो अपर रीजन है वहां का। ठीक,
ग्लेशिएशन जनरली गिव्स राइज टू इरोजनल फीचर्स इन द हाईलैंड्स and depositional features on the lowlands, though these processes are not mutually exclusive because a glacier plays a combined role of erosion, transportation and deposition throughout its course. ठीक है, मतलब हालांकि ये बोला गया है कि हाईलैंड्स में यानी कि अपर रीजन में इसमें क्या है कि इरोजनल फीचर्स होते हैं जनरली, और जो नीचे का पोर्शन यानी कि जो लो लैंड है वहां पर डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. ठीक है, क्योंकि जो ग्लेशियर है वो अपने थ्रू आउट द कोर्स यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसमें इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन तीनों ही होते हैं. जैसे हमने रिवर कोर्स में बात की थी कि रिवर्स में क्या होता था कि जो अपर कोर्स होता था वहां पर इरोजन सबसे ज्यादा होता था, मिडिल पोर्शन में आते आते इरोजन थोड़ा सा कम होता था, धीमे धीमे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता था, और जो नीचे का पोर्शन था यानी कि जो लोअर कोर्स था वहां पर सबसे ज्यादा जो चीज होती थी दैट वाज डिपोजिशन. ठीक है, मतलब यहां पर भी जनरल ट्रेंड वही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो प्रोसेसेस हैं दैट इज इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये एक्सक्लूसिव नहीं है और पूरे के पूरे कोर्स में ये तीनों ही चीजें जो है वो ग्लेशियर द्वारा होती हैं. ठीक है, ग्लेशियर इरोड इट्स वैली बाय टू प्रोसेसेस. अब हमने बात करी थी ऊपर कि ग्लेशियर जो है वो अपनी वैली को इरोड करेगा, फ्रिक्शन वगैरह तो है ही, साइड में भी है, नीचे फ्लोर में भी है. दो प्रोसेस है, वन इज प्लकिंग एंड अदर वन इज एब्रेशन. बाय प्लकिंग, प्लकिंग का मतलब आप लोगों को पता है. ठीक है, टू प्लक अ फ्लावर मतलब तोड़ना, सिंपल है. टू प्लक अ फ्लावर का मतलब जैसे होता है फूल को तोड़ना, तो यहां पर क्या है, बाय प्लकिंग द ग्लेशियर फ्रीजेस द जॉइंट्स एंड बेड्स ऑफ द अंडरलाइंग रॉक्स. ठीक है, जो अंदर मतलब जो ग्लेशियर है उसके नीचे के जो रॉक्स हैं उनको ये क्या करेगा, उसके जो जॉइंट्स और जो बेड्स हैं उनके जो रॉक्स है मतलब जो अंडरलाइंग रॉक्स है उनके जॉइंट्स और बेड्स को ये फ्रीज कर देगा, जमा देगा, टीयर आउट द इंडिविजुअल ब्लॉक्स एंड ड्रैग्स देम अवे. ठीक है, और उनको ये क्या करेगा कि इंडिविजुअल ब्लॉक्स में आपको पता है ये बात हम लोगों ने पहले भी की है कि अगर उसके अंदर बर्फ जाती है तो वो पत्थर टूटते हैं, क्योंकि वो पत्थर अंदर जाके बर्फ क्या होगी, वो फैलेगी, इट विल एक्सपैंड और वो पत्थर टूटेंगे, और जब वो पत्थर टूटेंगे तो वो उनको अपने साथ इट विल ड्रैग देम अवे. बस सिंपल. तो कंसेप्ट आपको चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, सारे चैप्टर कनेक्ट हैं. अब यहां पर अगर किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि ये जो फ्रीजिंग द जॉइंट और बेड वाले से फिर कैसे मतलब पत्थर टूटेंगे, ठीक है, तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि पत्थर के अंदर अगर जो है जॉइंट में या उसके बेड्स में जो है इस तरीके का ग्लेशियर का पानी जाएगा. ठीक है, ग्लेशियर अंदर जाके फ्रीज करेगा तो एक्सपेंड करेगा तो वो टूटेंगे, और टूटने के बाद वो उसको अपने साथ ले चलेगा. ठीक, पहली चीज समझ गए. दूसरा है एब्रेशन. एब्रेशन में क्या होगा, द ग्लेशियर स्क्रैचेस, स्क्रैप्स, पॉलिशेस एंड स्काउट्स द वैली फ्लोर विद द डेब्रिस फ्रोजन इनटू इट. ठीक है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो उसको खरोच रहा है, ठीक, या फिर उसको स्क्रैच कर रहा है. These fragments are powerful tools of denudation. और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे इस तरीके के डेब्रिस के फ्रेगमेंट्स होंगे, दे आर द पावरफुल टूल्स ऑफ denudation. denudation का मतलब वही होता है वियरिंग अवे. ठीक है, लार्ज एंगुलर फ्रेगमेंट्स कट डीप इनटू द अंडरलाइंग रॉक्स, सो ऑल ग्लेशिएटेड फ्लोर्स बियर एविडेंस ऑफ स्ट्राइशन और स्क्रैचिंग. ठीक है, जो एंगुलर फ्रेगमेंट्स वगैरह होंगे उसमें ग्लेशियर के साथ जो हमारी डेब्रिस में जुड़े हुए होंगे, वो क्या करेंगे, वो अंडरलाइंग रॉक्स को बेसिकली क्या करेंगे, अंडरलाइंग रॉक्स को वो स्क्रैच करते चलेंगे. ठीक है, द फाइनर पार्टिकल्स स्मूथ एंड पॉलिश द रॉक सर्फेसेस एंड प्रोड्यूस फाइनली ग्राउंड रॉक फ्लोर. ठीक है, फ्लोर मतलब आटा होता है, तो यानी कि पत्थर का आटा बन रहा है यहां पर. ठीक, समझ गए आप कि जो ज्यादा एंगुलर फ्रेगमेंट्स है वो तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, खरोच रहे हैं. ठीक है, स्क्रैच कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे फाइनर मटेरियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो स्मूथ कर रहे हैं या वो चीजों को अंडरलाइंग रॉक्स को पॉलिश कर रहे हैं. ठीक है, ये चीज आप समझ गए. द रेट ऑफ इरोजन इज डिटरमाइंड बाय सेवरल फैक्टर, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप, द वेट ऑफ द ग्लेशियर, द टेम्परेचर ऑफ द आइस एंड द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वैली. तो इरोजन कितना ज्यादा होगा वो इन चीजों पर डिपेंड करेगा. ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि वेलोसिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ग्रेडियंट कितना है, वेट कितना है, और वैली का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है. यानी कि अगर मान लीजिए वहां पर हार्ड रॉक्स वगैरह ज्यादा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इरोजन कम होगा. अगर सॉफ्ट रॉक ज्यादा है तो इरोजन ज्यादा होगा. दिस इज अबाउट द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. फिर स्लोप की बात है, अगर स्लोप ज्यादा होगा तो आप कह सकते हैं कि ज्यादा तेजी से मूवमेंट होगा ग्लेशियर का, तो तब भी वहां पर ज्यादा इरोजन हो सकता है. इस तरीके से आपको चीजों को समझना है. ठीक, चलिए आगे देखते हैं. अब हम लोग बात कर लेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की जो आप लोगों के बुक में भी दिए गए हैं. ये बहुत सारे फीचर्स हैं, हाईलैंड के अराउंड 7-8 फीचर्स दिए गए हैं. आज हम लोग 3 की बात करेंगे. इसके आगे का जो है हम कल के लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सबसे पहला जो आपको पहला फीचर दिया गया है हाईलैंड का फीचर है, यानी कि अपर एरिया में बन रहा है, दैट इज योर कोरी सर्क और SCWM. ठीक, द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ अ ग्लेशियर फ्रॉम इट्स स्नो कवर्ड वैली हेड and the intensive sheltering of the upland slopes
टेंड टू प्रोड्यूस अ डिप्रेशन वेयर अ फर्न और अ नेव एक्यूमुलेट्स। ठीक, देखिए यहां पर से ये मूव कर रहा है, ग्लेशियर मूव करेगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर इस तरीके का, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं डिप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, जहां पर ये नेव और फर्न जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, द प्रोसेस ऑफ प्लकिंग ऑपरेट्स ऑन द बैक वॉल। प्रोसेस ऑफ प्लकिंग जो है वो ब्लैक वॉल पे, यानी कि जो ये पीछे की वॉल है, यहां पर इस तरीके की प्लकिंग हो जाएगी। स्टीपनिंग इट एंड द मूवमेंट ऑफ द आइस एब्रेड्स द फ्लोर, डीपनिंग द डिप्रेशन इनटू अ स्टीप हॉर्स शू शेप्ड बेसिन कॉल्ड अ सर्क इन फ्रेंच। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये सर्क है। ठीक, इट इज ऑल्सो नोन एज कोरी इन स्कॉटलैंड एंड CWM इन वेल्स। देयर इज रॉकी रिज एट द एग्जिट ऑफ द कोरी एंड व्हेन द आइस इवेंचुअली मेल्ट्स वाटर कलेक्ट्स बिहाइंड दिस बैरियर टू फॉर्म अ कोरी लेक और टान। अब इस जगह पे क्या होगा कि जहां पर ग्लेशियर इकट्ठा हुआ है, जब यहां की बर्फ पिघलेगी तो इस पूरे के पूरे रीजन में क्या हो जाएगा, यहां पर एक तरीके से लेक बन जाएगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है सर्क लेक, सर्क लेक और टार्न लेक। ठीक, बात आप समझ गए कि यहां पर क्या हुआ है कि पहले ये जो ग्लेशियर मूव करा है उसकी वजह से ये जो इस तरीके का बना है आपका शैलो डिप्रेशन, यहां पर ये इकट्ठा है। उसके बाद जब ये पिघलेगा तो यहां पर पानी इकट्ठा हो जाएगा, इट विल बिकम अ लेक, दैट इज योर सर्क लेक और टार्न लेक। ठीक, समझ गए आप। इसके बाद अगला जो दिया गया है दैट इज योर एरेट्स एंड पिरामिडल पीक्स। ठीक है, when two quarries cut back on opposite side of the mountain, knife edged ridges are formed called arêtes। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस तरफ से भी कटिंग हो रही है, मैं आपको इस डायग्राम में दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस तरफ से भी कटिंग हो रही है, इस तरफ से भी कटिंग हो रही है। अब यहां पर ये दोनों के दोनों साइड में क्या बनेगा, दोनों साइड में आपका यही बनेगा, दैट इज योर कोरी या सर्क। और इसके जो बीच का रीजन है ये वाला, यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नाइफ एज सी बन रही है। ठीक है, दिस इज नोन एज योर एरेट। ये देखिए इस तरीके से जो ये नाइफ एज सी बन रही है, दिस इज नोन एज योर एरेट। ठीक, अ वेल नोन ब्रिटिश एग्जाम्पल ऑफ एन एरेट इज द स्ट्राइडिंग एज ऑन हेल्वलिन इन वेस्टरमोरलैंड। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये तो दो साइड का मैंने आपको बताया, जब 3 या उससे ज्यादा सर्क जो है वो कट बैक करेंगे एक साथ, दे विल कट बैक टुगेदर, देयर अल्टीमेट रिसेशन विल फॉर्म अ एंगुलर हॉर्न और पिरामिडल पीक। अब इससे एक पीक बनेगा, और एक स्विट्जरलैंड में एक मैटर हॉर्न है, दैट इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल। ठीक है, मैं आपको नीचे फिगर में दिखाता हूं इसको, ये देखिए। अब इसमें क्या है कि इस तरफ से भी कटिंग हो रही है, ठीक है, इस तरफ से भी कटिंग हो रही है, इस तरफ से भी कटिंग हो रही है, और इसकी जो बैक साइड है वहां पर भी कटिंग हो रही होगी। तो इस तरीके से ये एक पीक सा बन जाएगा यहां पर। ठीक है, ये देखिए पीक सा आपको दिख रहा है, यहां पर भी आपको पिरामिडल पीक करके इस तरीके से बुक में दिखाया गया है, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर मैटर हॉर्न। और ये फिगर जो है दिस इज मैटर हॉर्न ओनली। ठीक है, दिस इज योर मैटर हॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड। हालांकि यहां पर जो नीचे फिगर में दिखाया गया है, देखिए जो साइड में आपको फिगर दिख रहा है, इसमें भी चीज यही है। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहां पर भी दिखाई गई है कि किस तरीके से यहां पर क्या होगा, दिस इज योर सर्क, और यहां पर जो पानी इकट्ठा होगा, पहले स्नो इकट्ठा होगी, उसका जब स्नो पिघल जाएगी तो दिस विल बिकम अ सर्क लेक। सिमिलरली इस तरफ से भी ऐसा ही होगा, और इसका जो पीछे का पोर्शन है वहां पर भी ऐसा ही होगा। ये बीच का जो रीजन दिखाया गया है, जो नाइफ एज सी दिख रही है, दिस इज योर एरेट। ठीक है, और इसी से जो तीनों का मिला के अगर 3 तरीके से कटिंग होती है, 3 या उससे ज्यादा तरीके से, तो यहां पर एक पीक बनेगा, दिस इज नोन एज योर पिरामिडल पीक। ठीक है, ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल यहां पर दिखा दिया, दैट इज योर मैटर हॉर्न का। और अभी आप लोगों ने पिछले कुछ समय पहले न्यूज में भी ये मैटर हॉर्न देखा था। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो फ्लैग है वो यहां पर इस तरीके से दिखाया गया था। ठीक है, दिस वाज जस्ट टू शो अ सॉलिडेरिटी ऑफ द स्विट्जरलैंड विद इंडिया इन दी फाइट ऑफ द कोरोना वायरस। ठीक है, तो कोविड-19 के साथ एक सॉलिडेरिटी की एक भावना को दिखाने के लिए इस तरीके का यहां पर जो है वो फ्लैग कुछ दिनों पहले ही इस तरीके की चीज जो थी वो दिखाई गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग तीसरा जो फीचर है उसको देख लेते हैं, दैट इज नोन एज योर बर्गशुंड। ठीक है, दिस इज नोन एज बर्गशुंड। इसमें क्या होता है कि एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर वेयर इट बिगिंस टू लीव द स्नोफील्ड, ठीक है, अब जब ये अपने स्नोफील्ड को छोड़ रहा है ऑफ अ कोरी, अ डीप वर्टिकल क्रैक्स ओपन अप कॉल्ड अ बर्गशुंड इन जर्मन और रिमाई इन फ्रेंच। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा लेक बना हुआ है। अब जब ये यहां से आगे की तरफ को मूव करेगा तो यहां पर बीच में किस तरीके का गैप बन रहा है, दिस गैप इज ओनली नोन एज योर बर्गशुंड। और ये जो रेंटक्लुफ्ट लिखा हुआ है, दिस रेंटक्लुफ्ट इज नथिंग बट रिमाई। ठीक है, ये एक ही चीज है, दिस इज रिमाई। ठीक, दिस हैपेंस इन समर। अब ये होता कब है? गर्मियों के दिनों में होता है। क्यों? जब आइस कंटिन्यू करती है मूव करना आउट ऑफ द कोरी, देयर इज नो न्यू आइस टू रिप्लेस इट। अब अगर मान लीजिए सर्दियों के दिनों में ये मूव कर भी रहा है तो एकदम से बर्फ पड़ेगी और ये जो गैप है वो भर जाएगा। लेकिन गर्मियों के दिनों में क्या है कि ये मूवमेंट कर रहा है और यहां पर बर्फ है नहीं, तो यहां पर पूरा का पूरा गैप इस तरीके से खाली हो जाएगा। ठीक, इन सम केसेस नॉट वन बट सेवरल सच क्रैक्स अकर। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा भी क्रैक बन जाते हैं,
द बर्गस्ट्रुंड प्रेजेंट्स अ मेजर ऑब्स्टिकल टू क्लाइंबर्स। यहां पर आप देख सकते हैं, ये फिगर मैंने आपको दिखाई है किस तरीके से, यहां पर बीच में आपको इस तरीके का पूरा गैप दिख रहा है, ठीक है। दिस इज योर बर्गस्ट्रुंड ओनली। और यहां पर आप देख सकते हैं ये क्लाइंबर्स किस तरीके से ऐसे ये बीच में कुछ लगा के ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके लिए ये एक ऑब्स्टिकल्स बन जाता है, ठीक है। फर्दर डाउन वेयर द ग्लेशियर नेगोशिएट्स अ बेंड और अ प्रेसिपिटस स्लोप, मोर क्रेवैसेस और क्रैक्स आर फॉर्म, ठीक है। ये क्रेवैसेस जो है और ये क्रैक्स जो है ये भी कुछ इसी तरीके के होते हैं, जहां पर आपको कुछ और ज्यादा स्टीप बेंड या फिर प्रेसिपिटस स्लोप मिलता है। प्रेसिपिटस स्लोप का मतलब मैंने आपको बता दिया, हाई ग्रेडियंट का जो स्लोप है वहां पर भी कुछ इस तरीके के क्रेवैसेस और क्रैक्स जो है वो फॉर्म होते हैं। दे आर वेरी मच सिमिलर टू योर बर्गस्ट्रुंड और रिमाई ओनली, ठीक है। तो आई होप कि ये डायग्राम्स वगैरह देख के आप लोगों को चीजें जो है वो बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर हो रही होंगी, और इसके बाद फिर आप लोगों को कहीं पर भी और कुछ चीजें सर्च करने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आज इसको इतना ही रखते हैं। बाकी का इसका जो अगला पार्ट है, इसमें जो आगे के और भी फीचर्स दिए गए हैं, हाईलैंड फीचर्स भी हैं, अभी लोलैंड फीचर्स भी हैं, उसको हम लोग अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप अपना कोई भी कंटेंट रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं, और इसमें नोट्स और क्विजेस भी जो है वो बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे। तो आप लोग वीडियोस के जरिए जो है पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट सीख सकते हैं, नोट्स के जरिए आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, और क्विजेस के थ्रू आप लोग जो है अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। बाकी कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए भी वो क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें, तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।